हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज आवर फिजिक्स एडुकेटर अक्षय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑफ आर सीयूटी एमसीक्यू सीरीज। इस चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स और ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है, मतलब हमारी सेकंड बुक स्टार्ट होने जा रही है। इस सीरीज में हम हर चैप्टर के 30 से 40 एमसीक्यूज देखते हैं, जहां पे सारे न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस मैं कवर करता हूं, जिससे एक चैप्टर की आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप हो जाए कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप सीयूटी में ना कर पाए। जब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मैं हर क्वेश्चन में और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी वहीं पे डिस्कस कर देता हूं। तो अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो वहां से इंपॉर्टेंट बन सकती हैं वो भी हम वहां पे डिस्कस करते हैं। सेशन जब आप देख रहे हो तब आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को खुद में इंटरैक्टिवली लगा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली उनका आंसर दे सकते हैं और फिर वीडियो को वापस कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि क्या आप मिस्टेक कर रहे थे और क्या कहां पे और किस तरीके से आप सही थे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में हमारे नोट्स भी अपडेटेड हैं, बिल्कुल प्रिसाइज नोट्स हैं। तो जैसे देखिए सीयूटी एक एमसीक्यू एग्जाम है, तो उसमें आपको क्या चाहिए? आपको क्रिस्प फॉर्मूले चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनका ट्रिक वाला वर्जन चाहिए कि भाई वहां पे क्या वैल्यू हमें पुट करनी होगी राइट टाइम पे, और इवेंचुअली आपको कॉन्सेप्ट चाहिए बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में। वो सब कुछ हमने नोट्स में डाल दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और साथ साथ रख के इनको पढ़िए, सो दैट आपको ये पता चलते रहे कि कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो सर करवा रहे हैं, एंड उनको आपको ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलिए क्वेश्चन 1 देखते हैं। An object is placed at a distance of 40 cm from a concave mirror of focal length 15 cm. If the object is displaced through a distance of 20 cm towards the mirror, the displacement of image will be। देखिए, तो पहले जो ऑब्जेक्ट है एक कॉनकेव मिरर है, तो पहले तो कुछ बातें हम कॉनकेव मिरर से डिड्यूस कर सकते हैं कि उसकी फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर होगी। तो याद रखिए, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस, जो फोकल लेंथ होती है वो दोनों की ही नेगेटिव आती है। अब हमें पता है कि पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो -40 सेंटीमीटर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाता है, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होगा अगर हम मिरर को इस तरीके से मान रहे हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमेशा इंसिडेंट रे आती है और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में मेजर होता है, तो वो नेगेटिव आता है। अब बात है कि बोला गया है इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 27 टुवर्ड्स द मिरर, तो ये u1 हो गया हमारा, और जो u2 है वो हमारा हो गया -20 सेंटीमीटर, कम हो गया है ना, टुवर्ड्स द मिरर आ गया ये। तो हमसे पूछा बताइए इमेज कितना डिस्प्लेस होगी। तो पहले हम इस वाले के लिए हमारा मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। चलिए, तो फॉर u1 हमारा 1/v1 आ जाएगा 1/-15 प्लस 1/40 हो जाएगा। ये इसका एलसीएम हो जाएगा 120, ये जाएगा -8 + 3, तो v1 की वैल्यू यहां से जाएगी 120/-5 या फिर -24 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम v2 निकालेंगे, देखिए v2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी, चलो फिर से सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए। तो 1/v2 इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/20 हो जाएगा। इसको अगर मैं सीधे सीधे सॉल्व करूं तो ये जो एलसीएम है इसका वो जाएगा 60, जाएगा -4 + 3 -1 -60 सेंटीमीटर। तो देखिए इमेज जो है वो दूर शिफ्ट हो गई, और कितना दूर शिफ्ट हो गई है? 36 सेंटीमीटर दूर शिफ्ट हो गई है। तो 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, है ना। 36 सेंटीमीटर टूवर्ड्स नहीं, माइनस मतलब अभी भी ऑपोजिट इसी डायरेक्शन में है। तो पहले इमेज यहां कहीं बन रही थी 24 सेंटीमीटर पे, और फिर फाइनल जो इमेज है यहां v1 बनी, और फाइनल इमेज यहां कहीं बन रही है v2 विच इज 60 सेंटीमीटर। ठीक है। सो इस तरीके से आपसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है याद रखिएगा वो होता है 1
और जो फोकल लेंथ होती है वो होती है इन्फिनिटी, क्योंकि प्लेन मिरर जो है वो सेम साइज की इमेज बनाता है जितना ऑब्जेक्ट होता है, और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो मैग्निफिकेशन 1 और फोकल लेंथ आपकी इन्फिनिटी। चलिए, द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर इज शोन बाय PQ, while direction in which the ray would travel after reflection is shown by 4 marked 1 2 3 4 rays, which of the 4 rays correctly shows the direction। तो ये आपका इंसिडेंट रे जो है वो ये है, ठीक है ना, ये इंसिडेंट रे है आपकी। अब पूछा है कि बताइए रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी, है ना। ये आपकी 1 है, तो मैं आपके लिए बना देता हूं इसको अगर आपको दिख ना रहा हो तो। ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 3 है और ये आपकी 4 है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम भाई इस पॉइंट पे इस मिरर का एक नॉर्मल बनाए। तो नॉर्मल जो रे होती है वो हमेशा सेंटर से पास करती है, तो हमने ये नॉर्मल रे बना दी। मैं थोड़ी डार्क बना देता हूं क्योंकि दिखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये नॉर्मल है। अब देखिए, अब बहुत इजी है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है, तो क्लियरली अगर ये इंसिडेंट एंगल है आई, नहीं ये आपका इंसिडेंट एंगल है आई, तो इस हिसाब से जितना मैं देख पा रहा हूं यही मेरा रिफ्लेक्टिंग एंगल आ रहा है। देखो ये तो बहुत ज्यादा है, ये I इक्वल टू आर फॉलो होना चाहिए ना मिरर में, तो यही रे लग रही है जो मेरी क्या होगी, जो मेरी एक तरीके से पास हो रही होगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट कि जो भी इंसिडेंट रे फोकस से पास होती है बाद में पैरेलल हो जाती है, तो वो भी ये मैच कर रहा है। तो हमारा जो 2 है वो परफेक्टली दोनों रूल्स को मैच कर रहा है, तो हमारा राइट रे जो हो जाएगी वो सेकेंड रे हो जाएगी। सेकेंड रे जो होगी वो हमारी राइट रिफ्लेक्टिंग रे होगी। चलिए, a concave mirror of focal length 15 centimeter forms an image having twice the linear dimension of object, ठीक है। the position of object when the image is virtual। देखिए, तो पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें वर्चुअल इमेज कब बनती है। तो ये रहा हमारा फोकस, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम फोकस से आगे चले जाते हैं, फोकस से आगे ऑब्जेक्ट अगर चले जाता है किसी भी मिरर के लिए, तो देखिए क्या होगा, ये रे यहां से पास होने की कोशिश करेगी और एक ये रे होगी जो यहां कहीं जाएगी। अब देखो ये रे और ये रे कभी मिलेंगी नहीं, तो जो हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें इनसाइड द मिरर एक इमेज दिखेगी जो कि यहां दिखेगी, जो कि क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अब यहां से हमें समझ आता है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों ही अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। अच्छा, तुम्हारा मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, वो होता है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हो जाएगा 2, और यही मैग्निफिकेशन होता है मिरर के लिए -v/u के इक्वल। तो यहां से हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू -2u। ठीक है जी। हमसे क्या पूछा गया है, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे अब बाय मिरर फॉर्मूला, अब क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम मिरर फॉर्मूला देखें तो मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू आपके पास -2u है, तो जाएगा 1/-2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/u कॉमन निकाल लीजिए, आ जाएगा 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/f।
एफ की वैल्यू आएगी -15 सेंटीमीटर। मैंने अभी आपको बताया था कॉनकेव चाहे मिरर हो चाहे आगे लेंस देखेंगे दोनों ही नेगेटिव फोकल लेंथ रखते हैं। तो 1/u इज इक्वल टू आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, तो 2/-15 सेंटीमीटर, या फिर u की वैल्यू आ जाएगी -7.5 सेंटीमीटर। तो u नेगेटिव ही आना चाहिए था, u नॉर्मली नेगेटिव ही आएगा। क्यों आएगा? रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा u नेगेटिव आता है, क्योंकि भाई उससे इंसिडेंट रे निकलती है, वो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे मेजर होता है हमेशा डिस्टेंस। तो ये जाएगा 7.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ऑल्दो इसमें पूछा नहीं गया इन फ्रंट या बैक, बट 7.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इमेज का पोजीशन पूछता तो हम v निकाल लेते, -2 इंटू यू करके हो जाती +15 सेंटीमीटर। देखिए इमेज राइट साइड बन रही है तो उसका इमेज डिस्टेंस v पॉजिटिव ही आना चाहिए था। ठीक है, चलिए बोला जा रहा है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम विथ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लीजिए यहां पे आपका एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो क्या चेंज होगा? देखिए जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो काफी कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं। सबसे पहला, किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी होती है लाइट की वो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो डेफिनेटली यहां पे दोनों में क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो स्पीड ऑफ लाइट भी अलग होगी। जो लैम्डा होता है लाइट का वेव लेंथ होती है, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाती है तो वेव लेंथ भी क्या होती है, जो जितनी भी वैक्यूम में होती है उसका डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। लेकिन एक चीज जो कांस्टेंट रहती है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है वो हर मीडियम में कांस्टेंट रहती है, चाहे लाइट एक मीडियम से कितने मीडियम में भी ट्रैवल करे। तो कौन कौन सी चीज चेंज होगी? वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी मैंने आपको बता दिया, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको डिवाइड देना है। बाकी क्या कांस्टेंट रहेगा? फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। चलिए, हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर 21 सेंटीमीटर इन हाइट सो दैट इट अपीयर्स हाफ फिल्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंटेनर। अगर हम किसी कंटेनर को देख रहे हैं टॉप से, ठीक है, तो उसे कितना पानी भरना होगा कि वो हमें आधा भरा हुआ, मतलब जो उसका बेस है वो आधा भरा हुआ लगे, ठीक है, या उसके बेस से वो आधा उठा हुआ लगे। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा समझते हैं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी कंटेनर या किसी भी मीडियम के अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो थोड़ा सा डिफर करती हैं चीज़। जैसे मान लीजिए हमने इस कंटेनर में पानी भर दिया, तो आपने बाथरूम में देखा होगा जब हम किसी बकेट में वाटर भरते हैं तो होता कुछ यूं है कि जो उसका बेस होता है वो हमें कुछ ऊपर की तरफ दिखता है ना, वो बेस हमें यहाँ कहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? कि जब हम डेंसर मीडियम में देखते हैं तो लाइट जो है ट्रैवल करते हुए स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती, बेंड हो जाती है, और उस बेंडिंग के कारण ये फर्क आता है। तो जो कंटेनर की हाइट है वो h है और जो पानी की हाइट है वो स्मॉल h है, और बोला ये जा रहा है कि जहां ये दिख रहा है ये हाइट हाफ ऑफ द कंटेनर्स हाइट है। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी हम डेंसर मीडियम में देख रहे हैं तो जो एपेरेंट डेप्थ आती है, ये वाली जो हाइट आती है इसको हम h डैश कहते हैं। ये जो हाइट h डैश है ये h अपॉन म्यू के इक्वल आती है, जहां पे म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो हमें गिवन है। अब इस h डैश की वैल्यू को हम क्वेश्चन से कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। हम इस h डैश को चाहें तो h/2 या h माइनस h डैश को हम h/2 भी लिख सकते हैं, है ना, या h डैश को हम लिख सकते हैं स्मॉल h माइनस h/2। देखिए, क्योंकि ये तो हमें बताया गया है कि जो अपीयर कर रहा है वो हाफ फिल्ड अपीयर कर रहा है, आधा ही भरा हुआ अपीयर कर रहा है ना, पूरा भरा हुआ अपीयर नहीं कर रहा, हाफ फिल्ड अपीयर कर रहा है। तो ये जो हाइट है ये आपको h/2 दे दी गई है, हाँ, है ना, h डैश की वैल्यू h/2 है। ओके, सो दैट इट अपीयर्स हाफ फिल्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप।
नहीं, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें बेसिकली ये जो डिस्टेंस है यही h/2 दिखेगी, है ना, क्योंकि बेस तो यहां दिखेगा, तो ये जो अपीयर हो रही है वो h/2 होगी। तो बेसिकली यहां पे h डैश ही h/2 आ जाएगा। तो जो स्मॉल h की वैल्यू है, हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ कंटेनर, सो हाँ, तो h, तो ये आ जाएगा 21 इंटू 4/3/2। 14 सेंटीमीटर तक हमें भरना है। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि 14 सेंटीमीटर हमारी हाइट में नहीं, तो एक बार हम ये चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ये है कि ये जो अपीयरिंग हाइट है कहाँ से दी होगी, है ना। लेट्स सी अगर हम अपीयर हाइट ये मानते तो हमारा h डैश क्या आता, वो आता h माइनस h/2, और जिसकी वैल्यू h/μ भी होती, है ना। तो ये जाता h कॉमन हो जाता है, यहाँ से देता 1 माइनस 4/3 इज इक्वल टू h/2, कुछ ऐसा आ जाता जी। तो ये आ जाता आपका 3, 4 माइनस 3 आ जाता 1/3, तो ये जाता 3/2, नहीं सॉरी, तो 3 4, तो ये जाता 4/1 इंटू 21/2, तो ये आपका आ जाता 42। हाँ, तो ये तो नहीं होगा, इसका मतलब एक बार और इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका इस तरफ, ये आ जाएगा इस तरफ, 4 माइनस 3 आ जाएगा 1/, तो ये 1/4 आ जाएगा, है ना, 42 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल भी ये तो ठीक नहीं लग रहा है ना। तो मतलब मैं बस ये चेक कर रहा था, पॉसिबिलिटी चेक कर रहा था। तो इसका आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका राइट ऑप्शन होगा नन ऑफ दी अबव। सो किस हाइट तक हम इसे भरें कि जो हमें टॉप से जो हम देखें तो वो आधा भरा हुआ देखे, पूरा भरा हुआ जो h हाइट है उतना ना देखे, आधा भरा हुआ देखे। तो हमारी एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हमने लगाया, जो होता है h डैश इज इक्वल टू h/μ, ठीक है। और वही हाइट हमें h/2 दे रखी थी, तो हमने इसको लगाया यहाँ पे 4/3 किया, 7 7 4 28, 14 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन। मैं ये चेक कर रहा था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन लैंग्वेज में हो सकती है, बट उसमें कभी नहीं होगी। जो फॉर्मूले होंगे तो उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ फ्लूइड इन ऑर्डर टू दैट ऑब्जेक्ट बिकम्स इनविजिबल। ऑब्जेक्ट इनविजिबल कब होगा? ओके, देखिए, ऑब्जेक्ट विजिबल कब होता है पहले ये समझते हैं। जब भी हमें ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी का पता चलता है वो तब पता चलता है जब इस ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो मीडियम जिसमें वो रखा गया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होती है। तो होता क्या है, लाइट जाती है और फिर बेंड करती है या अलग अलग अपने फिनोमेना दिखाती है, और उससे हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमारा ये ऑब्जेक्ट और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो हमें कभी डेविएशन दिखेगा ही नहीं, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या वहां पे मीडियम चेंज हुआ, और अगर कहाँ वहां पे मीडियम चेंज नहीं हुआ, इन दोनों में कोई चेंज नहीं समझ आएगा, तो हमें यह भी नहीं पता चलेगा वहां पे ऑब्जेक्ट है। तो हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब्स ऑल लाइट, हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली मैचिंग दी सराउंडिंग। क्योंकि अगर सराउंडिंग से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैच हो जाएगा तो कभी ये नहीं पता चलेगा कि किस तरीके से लाइट बेंड हो रही है, और आप कभी भी उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, जब आप कभी ऐसा होता है, कभी आपके ग्लास के जब ऑब्जेक्ट्स बनते हैं तो उसमें बहुत ध्यान रखा जाता है कि वहां पे एयर बबल ना आ जाए, क्योंकि अगर एयर बबल आ गया तो दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाएगी और आपको क्लियरली दिखेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत लोग उसी एयर बबल को एज अ आर्ट भी यूज करते हैं डेकोरेटिव वे में ग्लासेस में, तो वो भी हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज का यूज करके आप काफी कुछ कर सकते हैं। The refractive index of water is 4/3 and that of a kind glass is 5/3. What will be the critical angle? Okay, तो देखिए, वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दी है 4/3, इसकी नियरली वैल्यू होती है 1.33। ग्लास की हमें देगी है 5/3, इसकी नियरली वैल्यू होगी 1.66। तो क्लियरली ये डेंसर है, ये रेयर है। तो हमें ये बताना है
कि व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल। तो पहले तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उसी को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों इस पॉइंट के लिए, इन दोनों मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ लगा देंगे। तो साइन ऑफ आई क्रिटिकल इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू साइन ऑफ आर दैट इज 90 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो साइन ऑफ आई सी की वैल्यू आ गई हमारी साइन ऑफ आर साइन 91, म्यू वाटर है हमारा 4/3 और म्यू ग्लास है हमारा 5/3। ये हमारा आ गया 4/5। तो यहाँ से जो आई सी की वैल्यू हमारी आ गई, साइन को अगर हम इस तरफ ले आए तो हो जाएगी साइन इनवर्स 4/5। ये हमारा जो एंगल होगा 0.8, मतलब ये 80 डिग्री के आसपास, मतलब उससे भी ज़्यादा ही होगा एक्चुअली में, साइन 4/5। 0.8 एक्चुअली साइन 91 होता है, तो उससे थोड़ा सा पहले की तरफ कहीं पे आ रहा होगा, 75 से 90 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A ray of light traveling in a transparent medium falls on a surface separating medium from air at an angle of incidence 45 degree. The ray undergoes TIR reflection. If n is the refractive index of the medium with respect to air, select the possible values of n. तो बोला जा रहा है कि मीडियम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दे दी गई है और वो एयर जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मान सकते हैं उस पर फॉल कर रहा है। जब वो गिर रहा है तो 45 डिग्री पर TIR कर रहा है। 45 डिग्री पर TIR करने का मतलब कि अगर क्रिटिकल एंगल पर वो 90 डिग्री करता तो ये पक्की बात है कि क्रिटिकल एंगल, देखो जब भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो TIR होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा क्रिटिकल एंगल है वो मेरा 45 डिग्री से छोटा है ना, या इक्वल भी हो सकता है, नहीं इक्वल नहीं हो सकता। तो मतलब क्रिटिकल एंगल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 45। तो आप क्या करो, आप वो रेंज निकाल लो, आप उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाल लो जहां क्रिटिकल एंगल 45 से छोटा आ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, है ना। मुझे पता है कि साइन 40, अब मैं यहां पे स्नेल्स लॉ लगा दूंगा क्रिटिकल एंगल के लिए। तो देखो साइन आई सी इंटू म्यू ऑफ मीडियम इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 इंटू म्यू ऑफ एयर। देखना आप क्या होगा, साइन आई सी इज इक्वल टू आएगा 1 इंटू 1 अपॉन एन। अब बस हमें गैस करना है, क्या गैस करना है, हमें पता है जो आई सी है वो 45 से छोटा है, मतलब कि जो 1 अपॉन एन की वैल्यू है वो छोटी है साइन 45 की वैल्यू से, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसका मतलब n बड़ा है √2 से, है ना। जब इनइक्वलिटी हम पलटेंगे तो ये चीज इनइक्वलिटी पलट जाती है। अगर 1/n 1/√2 छोटा है तो n जो है √2 से बड़ा होगा, मतलब n जो है 1.41 से बड़ा होगा। अब 1.41 से आपको कौन कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं, अच्छा एक बार और चेक कर लेते हैं। तो अगर मेरा, है ना, वॉट ओके, अच्छा किस किस वैल्यू पे ये TIR करेगा, रुक जाओ जरा, किस किस वैल्यू पे अगर ये TIR करेगा तो हमें पता है ये इससे बड़े हर एंगल पे करेगा, है ना, TIR इससे बड़े हर एंगल पे करेगा। तो अगर मैं यहां पे n की वैल्यू 1.41 से बड़ी रखता हूं, है ना, मैं इस तरीके से करता हूं कि साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 होता है या 1.41 होता है। मुझे पता है अगर मैं इससे बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये एंगल और छोटा आएगा। ध्यान समझना, अगर मैं n की वैल्यू इससे बड़ी रखूंगा तो क्रिटिकल एंगल छोटा आएगा, और अगर क्रिटिकल एंगल छोटा आएगा तो TIR हो जाएगा, है ना। यही तो पूछा है कि सेलेक्ट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, तो जो हमें ये समझ आ गया कि जो n की वैल्यू, अच्छा अगर मैं इसको 1.41 से छोटा रखता हूं, मान लीजिए 1.3 रखता हूं, तो मुझे पता है ये वैल्यू और बड़ी आएगी, क्रिटिकल एंगल 45 से बड़ा हो जाएगा। भाई अगर ये और छोटा होगा तो ये वैल्यू और बड़ी होगी, बड़े वैल्यू के लिए एंगल भी बड़ा आएगा, मतलब क्रिटिकल एंगल बड़ा आ जाएगा। क्रिटिकल एंगल अगर बड़ा हो गया तो TIR कैसे होगा, TIR तो अब उससे भी बड़े एंगल पे होगा। इसका मतलब हमें ये समझ आ गया कि जो n की वैल्यू है वो छोटी नहीं हो सकती, इससे बड़ी ही होनी पड़ेगी उसे।
है ना। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन है वो हमारे एक्चुअली दो ऑप्शन बन गए यहाँ पे। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे इस चीज पे ध्यान नहीं दिया होगा ऑप्शन बनाते टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बस पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या था, है ना। तो जो भी हमारा इंसिडेंट एंगल है उस पर TIR करवाना है, तो क्रिटिकल एंगल हमेशा ऐसे छोटा होना चाहिए। तो हमें पता है कि भाई इस एंगल को अगर 45 से छोटा रखना है तो इस वैल्यू को 1.41 से बड़ा रखना पड़ेगा। अगर इसको 1.5 रखेंगे तो ये 1.41 वाली वैल्यू से तो कम आएगा, कम आएगा तो क्रिटिकल एंगल और कम होगा, और क्रिटिकल एंगल अगर 45 से कम होगा तो TIR हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से कम होना चाहिए। चलिए, ऐसा CUT में नहीं होगा, ऑब्वियसली याद है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन यहां था तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट उसका सीख लिया। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड D मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फेस AB showing the total internal effect takes place at E on BC then थीटा मस्ट बी। तो यहां TIR हो रहा है तो थीटा कितना होगा ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, है ना। ओके, तो हमें ये बात पता है कि ये जो भी अल्फा एंगल है ना, ये भी जो भी अल्फा एंगल है वो उस पॉइंट के क्रिटिकल, इस पॉइंट के क्रिटिकल से तो ज्यादा है, ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां का क्रिटिकल निकालते हैं, है ना। मान लेते हैं यहां कोई ना कोई क्रिटिकल होगा जिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो रहा होगा 90, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो रहा होगा, है ना। ये मान लेते हैं μ2 से μ1 के लिए एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हैं हम, तो हमें पता है यहां पे बनेगा वो क्रिटिकल एंगल, ये वाला क्रिटिकल एंगल होगा, है ना, छोटा होगा। क्रिटिकल एंगल इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी, जिस मीडियम में क्रिटिकल एंगल बन रहा है, इज इक्वल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल इंटू μ2। समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम इस अल्फा को रिलेट कर रहे हैं पहले क्रिटिकल एंगल से, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमें रिलेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है जो भी इसका क्रिटिकल एंगल है अल्फा उससे बड़ा होगा, तो हमें क्रिटिकल एंगल यहां से मिल गया। देखिए कितना मिल रहा है, मिल रहा है 1 sin 90 होता है ना रिफ्रैक्टिव एंगल क्रिटिकल के लिए, μ1 बाय μ2। तो IC की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका जो अल्फा है वो ग्रेटर देन साइन इनवर्स μ1 बाय μ2 है। अभी इतना ही लिखते हैं बस। अब देखिए, अब मुझे एक बात और पता है, ये ट्राइंगल अगर मैं देखूं, ये वाला ट्राइंगल पे ध्यान दो आप, ये वाले ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल पे ये एंगल मेरा मान लीजिए बीटा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं जो बीटा है और ये एंगल 90 है, तो मैं लिख सकता हूं बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा होगी। अल्फा प्लस बीटा 90 बचेगा तो बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा होगी। तो बीटा की जो वैल्यू है, देखो अब अल्फा जो है वो इससे बड़ा है, इसका मतलब बहुत ध्यान समझना, जो बीटा होगा वो इससे छोटा होगा। देखो ये अल्फा की मिनिमम वैल्यू है, तो इसका मतलब अगर ये माइनस हो रहा है अल्फा, भाई किसी चीज का मैक्सिमम आप माइनस कर रहे हो और उससे ये बड़ा ही होने वाला है, तो बीटा की ये मिनिमम वैल्यू होगी, इससे तो ये छोटा ही होगा। सॉरी, बीटा की ये क्या होगी, एक मिनट, अल्फा इससे बड़ा होगा तो बीटा और छोटा हो जाएगा। तो ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है जो यहां पे आ रही है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू उससे छोटा ही होने वाला है। तो ये आ जाएगा, इसको अभी ऐसे ही लिख देते हैं, है ना, साइन इनवर्स μ1 बाय μ2, अगर आपको इससे रिलेट करना है तो। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब थीटा और बीटा में स्नेल्स लॉ लगा देंगे। सो साइन थीटा इंटू μ1 इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू μ2। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा, है ना, और ये इससे छोटा होगा तो इसका मतलब थीटा भी वैल्यू इससे छोटी देगा, μ2 बाय μ1 इंटू साइन 90 माइनस साइन इनवर्स μ1 बाय μ2। क्या इतना बड़ा क्वेश्चन आप देख के परेशान हो रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा, आप घबराइएगा मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन से क्या हमें इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ रखा है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे पुट किया है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, ठीक है। देखो अब, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, साइन थीटा
लेस देन μ2 बाई μ1। अब इसको साइन 90 माइनस थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा, कॉस इंटू साइन इनवर्स। तो देखो कॉस इंटू साइन इनवर्स को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर सकता हूँ। मुझे पता है साइन इनवर्स p बाय h होता है, मतलब मैं अगर इसको कंपेयर करूँ तो p की वैल्यू μ1 आ रही है, h की वैल्यू μ2 आ रही है, तो b की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर, ये आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ, यहीं पे लिख दूँ, देखो साइन इनवर्स की जगह कॉस इनवर्स लिख रहा हूँ, तो जाएगा कॉस इनवर्स बेस μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज μ2। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। देखो अब ध्यान से देखना, μ2 से μ2 कैंसिल हो गया, अंदर बचा μ2 स्क्वायर माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइड बाय μ1। अब देखो मैंने क्या किया, ये रूट के बाहर था अंदर ले गया, तो ये भी μ1 स्क्वायर हो जाएगा, इसको आप डिफरेंट कर लो तो ये जाएगा μ2 स्क्वायर अपॉन μ1 स्क्वायर माइनस 1। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से अप्रोच कर रहे होंगे, समझ आ गया। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाला, ठीक है, और फिर हमने उस रिलेशन को यूज किया। सबसे पहले हमने क्या करा, क्रिटिकल और अल्फा को रिलेट किया, अल्फा बीटा को रिलेट किया, और बीटा से फिर थीटा को रिलेट किया, और रिलेट करते करते हम पहुंच गए यहाँ पे कि भैया साइन थीटा इज लेस देन दिस मच, या थीटा इज लेस देन साइन इनवर्स μ2 स्क्वायर बाई μ1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये होगा आपका राइट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको एक दो बार रिपीट करना पड़ेगा, जो आप देखेंगे इसको एक दो बार इसके सोल्यूशन को, तो आपको बात समझ आएगी कि हम क्या अप्रोच बिठा रहे थे। चलिए, A green light is incident from the water to air water interface, ठीक है, at the critical angle. Select the correct statement. The entire spectrum of visible light will come out of the water at the angle of 90 degree to the normal, ठीक है। The spectrum of visible light whose frequency is less than that of green light will come out, okay. The spectrum of visible light whose frequency is more than that of green will come out of the air medium. The entire spectrum of visible light will come out। देखिए, तो हमें एक सिंपल सी बात पता है कि जो जिस भी लाइट को बाहर आना है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक डेंसर मीडियम है और यहाँ पे एक रेयर मीडियम है, हमें पता है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल होगा, और क्रिटिकल एंगल पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 बनता है। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ग्रीन लाइट का जो क्रिटिकल एंगल है वो थीटा है ना, क्रिटिकल एंगल पे ही, और ये गिरा हुआ है। तो हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि भाई जो हर लाइट है उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा। देखो सिंपल है, क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होती है वो 1/μ होती है, 1/μ है ना, ऑफ मीडियम, और जो मीडियम की म्यू होती है, ध्यान से याद रखना, वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। कॉचीज के हिसाब से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो इन्वर्सिव प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, सही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गई, है ना, क्योंकि न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है ना। अज्यूमिंग कि हम सेम मीडियम की बात करें, सेम मीडियम में तो वेलोसिटी सबकी सेम होगी, तो लैम्डा पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्ट डिपेंड कर गया, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम आएगा। दिमाग लगाओ, जिसका भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, या हम कह सकते हैं इसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, जिसका म्यू कम उसका ये, तो हम ये कह सकते हैं, है ना, इवेंचुअली हम ये कह सकते हैं, हम यहाँ से ये रिड्यूस कर सकते हैं कि जिसका लैम्डा कम होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसका म्यू भी ज्यादा होगा, उसका क्रिटिकल एंगल कम आएगा, और जिसका क्रिटिकल एंगल कम आएगा, देखो TIR की कंडीशन क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो जो भी ये फॉलो करेगा वो TIR करेगा। तो अगर हम क्रिटिकल एंगल को ही कम कर पाए लाइट चेंज करके, तो वो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या करेगा, इस एंगल पे TIR कर जाएगा, है ना। तो बस अब ये देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है। तो अगर हम विवग्योर की बात करें तो विवग्योर में जो आपकी ग्रीन लाइट है वो यहां होती है, ग्रीन लाइट से आप जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और राइट की तरफ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो मतलब इन सब के लिए,
है ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन से बड़ी होगी उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम आएगा उन लाइट के लिए, और उनके लिए आपका क्रिटिकल एंगल और बढ़ाएगा, है ना। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, उनका क्रिटिकल एंगल कम आएगा, उनका क्रिटिकल एंगल कम आएगा। मतलब कि हम ये कह सकते हैं जो भी ग्रीन लाइट का क्रिटिकल एंगल है थीटा, इन सब का क्रिटिकल एंगल जो है वो इससे कम आएगा। मतलब इस एंगल पे ये TIR करेंगी ये सारी की सारी, तो ये जो सारी की सारी हैं ये क्या वाली हो गई, ये हो गई हमारी TIR वाली, क्योंकि इनका क्रिटिकल एंगल तो और छोटा है, तो इस एंगल पे तो पक्का ये TIR करेंगी। तो द स्पेक्ट्रम हुज विजिबल लाइट, स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट फ्रीक्वेंसी मोर देन दैट ऑफ ग्रीन विल कम आउट एज एयर। अब देखो विल कम आउट, कम आउट का मतलब वो TIR नहीं कर रही है, वो रिफ्रैक्ट करके बाहर आ रही है। तो द एंटायर स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट विल कम आउट, तो कम आउट नहीं, कम आउट तो नहीं। द स्पेक्ट्रम विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट ऑफ ग्रीन, जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रीन से कम है वो क्या करेगी, कम आउट करेगी, है ना। जिसकी ज्यादा है वो तो TIR कर जाएगी, वापस सेम मीडियम में चली जाएगी। बाहर कौन सी आएगी, जो TIR नहीं कर पाएगी। TIR कौन सी नहीं कर पाएगी, इसका क्रिटिकल एंगल इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होगा, तो वो TIR नहीं कर पाएगी। तो ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। देखिए इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनमें बात कितनी सिंपल यूज हो रही है, लेकिन आपको उनको बड़े ध्यान से देखना होगा। A short pulse of white light is incident from air to glass, नॉर्मल इंसिडेंस हो रखा है, ओके। एक पल्स है और व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट का मतलब कि सारे के सारे आपके जो कलर है वो साथ के साथ इसमें एंटर हो रहे हैं। आपसे पूछा है बताइए फर्स्ट कलर बाहर कौन सा आएगा, ओके। देखो ये तो हमें पक्का पता है कि ये जाने तो सारे नॉर्मल ही है ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। लेकिन हमें यह बात पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है इन अ मीडियम, वो होती है वेलोसिटी इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमें यह पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है। मतलब कि अगर हम विवग्योर की बात करें तो हर कलर की जो लाइट होती है ना, विवग्योर में हर कलर की लाइट की स्पीड अलग होती है सर्टेन मीडियम में। अगर मीडियम की बात करेंगे तब वैक्यूम में तो सबकी सेम होती है, लेकिन आपकी वो अलग अलग होती है। एक चीज और मुझे यहां पे देखनी है, तो यहां पे हमें पता है कि जिसकी लैम्डा ज्यादा होगी, ठीक है, उसका म्यू कम होगा, और जिसका म्यू कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी वो सबसे पहले निकलेगा। तो जो रेड कलर की लाइट है वो फास्टेस्ट ट्रेवल कर रही होगी, जो रेड कलर की लाइट है वो कैसे ट्रेवल करेगी, वो फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी आपके इस मीडियम में, तो सबसे पहले बाहर आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब प्रिज्म के क्वेश्चंस है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म जो टॉपिक है उससे क्वेश्चंस है। A prism of apex angle 60 degree has the refractive index mu is equal to √2 the angle of incidence for minimum deviation, ओके। तो देखिए जब प्रिज्म से कोई भी लाइट पास होती है और अगर हम उसके मिनिमम डेविएशन की स्टडी करें तो उसमें कुछ कंडीशंस है जो हमें याद रखनी होगी। जैसे पहली कंडीशन उसमें यह है, ये इसका एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, इसे रिफ्रैक्टिंग एंगल भी कहते हैं। पहली कंडीशन ये है कि यहां पे ये जो एंगल है इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ये रिफ्रैक्टिंग एंगल फर्स्ट है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 2 है। तो मिनिमम डेविएशन के लिए जो रिफ्रैक्टिंग एंगल मतलब जो रिफ्रैक्टिंग वाले इंटरनल रिफ्रैक्टिंग एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी सेम होता है। तो अब मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि भाई इस वाले रिफ्रैक्शन पे मैं स्नेल्स लॉ लगा सकता हूं कि भाई साइन आई इंटू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आर इंटू अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का। अच्छा एक और बात, ये दोनों a/2 के इक्वल भी हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का सम एक्चुअली एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो वो एग्जैक्टली उसके हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ से साइन आई की जो वैल्यू आ रही है, बाहर कुछ नहीं दिया तो एयर होगा, हो जाएगी साइन आर
अब आर कितना है, a/2 मतलब 30 डिग्री इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2। तो साइन आई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू √2, या ये आ जाएगी 1/√2। तो आई की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स 1/√2, या हमें पता है किस एंगल के लिए होगा ये 1/√2, 45 डिग्रीज के लिए। तो जो हमारा इंसिडेंट एंगल होगा जिस पर मिनिमम डेविएशन होगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। चलिए, अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2 एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दी गई है √2, एंगल ऑफ प्रिज्म है आपका 30 डिग्री। वन ऑफ द टू रिफ्रैक्टिव सरफेसेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड मिरर। ओके, तो इस तरीके का मान लीजिए कोई प्रिज्म है, उसमें से एक सरफेस को हमने मिरर बना दिया। तो मान लेते हैं हमने इस सरफेस को मिरर बना दिया यहां पे, है ना। इस तरीके से दिखा देते हैं मिरर को। जब हम ऐसे दिखाते हैं तो इसका मतलब ये पॉलिश हो चुकी है सरफेस। ठीक है, बोला जा रहा है अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज एंटरिंग बाय द प्रिज्म फ्रॉम द अदर सरफेस, रिट्रेस इट्स पाथ। अच्छा जी, फ्रॉम द सिल्वर्ट इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। देखिए, रिट्रेस करवाना है आपको पाथ। तो रिट्रेस पाथ कब होगा समझते हैं। देखिए, पाथ अगर मान लीजिए मैं रैंडम एक चीज बनाता हूं, मान लीजिए लाइट यहां गई, थोड़ी डेविएट होके यहां गई, है ना। अब इसके बाद तो रिफ्लेक्शन ही करेगी, लेकिन अगर वो रिफ्लेक्शन यहां कहीं कर गई तो पाथ तो रिट्रेस नहीं कर पाएगी। मतलब ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है आपका, ये वाला पार्ट, कि जो भी लाइट यहां पड़े वो ऐसे इंसिडेंट हो कि वो वापस इस पाथ पे आए। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो कितना हो, वो 0 हो, या ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, या ये जो एंगल है वो 90 डिग्री हो, है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ, सीधे नॉर्मल की डायरेक्शन में ही वापस आ गई। मतलब कि इसी के हिसाब से अब आपको इंसिडेंट रे बनानी होगी। तो मान लेते हैं हमारी इंसिडेंट रे यहाँ कहीं थी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, ये 90 था। देखो ये 90 तो ये भी 90, तो ये 90 माइनस ए, तो आर कितना, आर हो गया आपका ए, है ना। ध्यान से देखो, ये आपका अगर 90 है तो इन दोनों का सम 90 हो गया, तो a और ये कितना बचा 90 माइनस ए, क्योंकि इन दोनों का सम 90 आना चाहिए। और हमें पता है ये भी 90 है, तो अगर ये 90 माइनस ए है तो ये a हो गया, है ना। तो ये a हो गया। मतलब कि अगर हम साइन आई मतलब स्नेल्स लॉ लगा दें अब, तो हमारा काम तो हो ही गया। देखिए बेटा, तो साइन आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर की कितनी है 1, अगर ना गिवन हो तो मैंने बताया 1 लेना है, इज इक्वल टू साइन ए इंटू μ2। तो साइन आई की वैल्यू आ गई बेटा साइन ए कितना है, देखिए ए है आपका 30 डिग्री, तो साइन 30 होता है 1/2 इंटू म्यू कितना है, म्यू है आपका √2। तो आई की वैल्यू यहां से आपको मिल रही है 45 डिग्रीज। देखो, तो इसमें कॉन्सेप्ट से ज्यादा ज्योमेट्री काम आई। अगर आपको ज्योमेट्री आ रही है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। मैं इस डायग्राम को थोड़ा अलग बना देता हूं सो दैट आप इसको बाद में आराम से रेफर कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बीम ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बोर्ड में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन और यहाँ पे भी ये बहुत पूछा जा सकता है बिल्कुल, कि इसका जो आउटकम है आपको याद रखना होगा। A beam of light consisting of red, green, blue color is incident on the right angle prism। इस तरीके से 3 लाइटें इंसिडेंट है। The refractive index of the material of prism is above, अच्छा red, prism for the above red, green and blue। तो refractive index of red कितना है 1.39 है, blue कितना है आपका 1.44 है, और आपका जो अच्छा नहीं blue नहीं ये green है, और blue जो है वो आपका 1.47 है। ठीक, नॉट सेपरेट द प्रिज्म विल नॉट सेपरेट 3 कलर सेपरेट रेड कलर। चलो समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि तीनों ये इंसिडेंट जो हो रही हैं परपेंडिकुलर टू प्रिज्म हो रही है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों का 0 है। अगर तीनों का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो देखो तीनों सीधी निकल जाएंगी। तो मैं किसी एक की स्टडी कर लेता हूँ, है ना, ये सीधी निकल जाएगी बिल्कुल। जब ये इस पे इंसिडेंट होगी तो मुझे दिख रहा है ये एंगल अगर 90 है और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 बचा, और ये अगर 45 है ये 90 है तो ये बचा भी 45, और अगर ये 45 है तो ये भी 45, क्योंकि ये नॉर्मल डाली है मैंने ना ये वाली लाइन। तो मुझे ये समझ आ गया कि तीनों जो रे हैं वो कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही हैं। जो इंसिडेंट एंगल है मेरा वो 45 डिग्री है। अब बस मुझे ये पता लगाना है
कि ये जो इंसिडेंट एंगल है ये इनके किसके क्रिटिकल से कम है। कैसे पता लगाएंगे? देखिए इसका जो क्रिटिकल एंगल आएगा मुझे पता है साइन आई सी, इसका जो आएगा वो आएगा 1/1.39। इसका जो साइन आई सी आएगा वो आएगा 1/1.44, है ना। 1/μ होता है क्रिटिकल एंगल, बाहर का अगर हम एयर मान ले तो। और ये आ जाएगा आपका साइन आई सी, इसका आ जाएगा 1.47। ये आ गया म्यू रेड, ये आ गया म्यू ग्रीन और ये आ गया म्यू ब्लू। अब हम कैसे कंपेयर करें कि भाई किसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से बड़ा या छोटा है? तो क्या करो ना आप, सबसे आसान है साइन 45 डिग्री की वैल्यू लिख लो, वो होती है 1/√2 या 1/1.41। बस अब गेस कर लो आप। देखो मुझे पता है 1.39 1.41 से छोटा है, मतलब ये पूरी वैल्यू इससे तो बड़ी आएगी, मतलब ये जो एंगल है वो इससे बड़ा आएगा, मतलब पहले वाले का जो क्रिटिकल एंगल है वो बड़ा आएगा 45 से। और कभी भी जो इंसिडेंट एंगल है अगर उससे क्रिटिकल बड़ा हो तो TIR नहीं होगा। दूसरे वाले का जो क्रिटिकल है देखो 1.44 है, 1.44 इससे बड़ा है, मतलब ये पूरी वैल्यू इससे छोटी आएगी, मतलब ये जो पूरा एंगल है वो 45 डिग्री से कम आएगा। अगर आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा इंसिडेंट एंगल है तो ये TIR करेगा। इसी तरीके से यहाँ का क्रिटिकल एंगल भी देखो 45 से छोटा आएगा, क्योंकि ये 1.47 है, ये पूरी वैल्यू इससे छोटी आएगी, और इसका मतलब ये एंगल इससे छोटा आएगा तो ये भी TIR करेगा। क्यों TIR कर रहा है इसको समझिए, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है और ये क्रिटिकल एंगल है, दोनों के बीच का रिलेशन मिल गया हमको। और हमें पता है जब भी इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है तो TIR होता है। मतलब कि अब ध्यान समझना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ग्रीन और ब्लू तो क्या करेंगे, TIR करके अंदर रह जाएंगे और रेड जो है वो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो नॉट सेपरेट, सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू। देखो ग्रीन ब्लू TIR करके अंदर ही रह जाएंगे प्रिज्म में, है ना। ग्रीन आएगा नीचे चले जाएगा, ब्लू आएगा TIR करेगा, लेकिन रेड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो जो रेड कलर है आपका वो आपका बाहर निकल जाएगा। ऑल्दो इन्हें रेड के ऊपर ब्लू और ब्लू के ऊपर रेड लिख रखा है, बट डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपका चले जाएगा, ठीक है। चलिए, a thin prism having refractive angle 10 degree is made of glass of refractive index, ठीक है। The prism is combined with another prism of glass of refractive index. This combination produces dispersion without deviation. Okay. The refracting angle of second prism is. ये क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, एक्चुअली जब ये बना होगा तो मैं इसलिए स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, तो मैं करवा सकता हूँ इस क्वेश्चन को, बट सीवीटी पर्सपेक्टिव से नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन है, तो ये जैसे डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन है ना, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, सातों कलर में स्प्लिट होना, तो वो नहीं हो रहा है, बट डेविएशन हो रहा है। तो ये है तो बहुत ईजी, लेकिन आपको ये चीज नहीं ध्यान रखनी है, इसमें कुछ होता नहीं है। देखिए विदाउट डेविएशन, है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर भी है ये बहुत आसान। देखिए तो ऐसी अरेंजमेंट कर दी गई है ना, एक यहां पे रिफ्रेक्ट फर्स्ट प्रिज्म और सेकंड प्रिज्म में होता क्या है, जब लाइट यहां से यहां निकलती है तो पहले 7 कलर में, है ना, अपना टूट जाती है, फिर यहां से जाती है तो फिर अपना, है ना, एक स्पेक्ट्रम दिखाती है और बाहर निकल जाती है। अब देखो हो क्या रहा है, अभी आप ध्यान समझना, बेसिकली यहां पे इस केस में डिस्पर्शन तो हो रहा है बट डेविएशन नहीं हो रहा। मतलब कि जो भी मेरी इंसिडेंट लाइट थी, जो बाकी सारी लाइट निकली, वो एक्चुअली इसके पैरेलल ही निकली। ये है इसका कॉन्सेप्ट कि हमने ऐसे इन प्रिज्म को रखा कि इनमें नेट डेविएशन 0 आ गया। ध्यान समझिए मैंने क्या बोला, नेट डेविएशन 0 आ गया, डेल्टा नेट 0 आ गया। अब डेल्टा नेट 0 आने का मतलब कि जितना इसने इसको नीचे बेंड किया उतना इसने ऊपर बेंड कर दिया, मतलब जितना ये डेविएशन यहां प्रोड्यूस कर रहा है उतना डेविएशन इसने ऊपर प्रोड्यूस कर दिया। मतलब डेविएशन ऑफ फर्स्ट प्रिज्म इज इक्वल टू डेविएशन ऑफ सेकंड प्रिज्म, तभी तो 0 हो गया। मतलब a इंटू म्यू माइनस 1 ऑफ फर्स्ट प्रिज्म इज इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1 ऑफ सेकंड प्रिज्म। अब देखिए जरा हमारे पास क्या क्या है, पहले का a 10 है, पहले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, ग्लास। अच्छा यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ही मिसिंग है, ओके,
लेट्स से अभी हम इसको म्यू1 म्यू2 कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब यहाँ पे एक मिसिंग इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन को अप्रोच को समझो कैसे बनाना है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो कैसे करते हैं। ये सीयूटी का नहीं कवर्ड है बट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आ गया सामने। अब म्यू1 म्यू2 भी नहीं है तो भी उसका कुछ नहीं कर सकते, बट डो नॉट वरी, ठीक है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल जो भी है, फॉर एग्जाम्पल हम एक को 4/3 और एक को 3/2 ले लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका 4/3 -1 है ना। अब आप ऑप्शन भूल जाओ, ऑप्शन पे ध्यान मत देना, ये जस्ट क्वेश्चन आ गया, वैसे होना नहीं चाहिए था बट अब आ गया तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और A2 हमारा कितना है निकालना है हमें, और यह जाएगा 3/2 -1, बस आप इसको सॉल्व कर लो। यह जाएगा 4 - 3 1 10/3 इज इक्वल टू A2 इंटू 1/2। तो यहां से आपकी जो A2 की वैल्यू है वो 20/3 डिग्रीज आ जाएगी, है ना, 6.66 डिग्री। तो एग्जैक्टली 20/3 डिग्रीज आएगा आंसर। अब वो जितना भी आता है, एग्जैक्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिख रही थी, बट डो नॉट वरी, ये क्वेश्चन सीयूटी में नहीं आएगा, लेकिन अगर आता भी तो मैंने आपको अप्रोच बता दी, ऑल्दो आएगा नहीं, है ना, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सीयूटी में ये डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन या डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन ये दोनों केसेस नहीं होते। अगर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन होता तो उसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग होती, वहां हम डिस्पर्शन को जीरो कर देते। चलिए अब हम अपने थर्ड पार्ट में आ रहे हैं जहां लेंसेज की बात करने वाले हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 20। तो प्लेनो कॉन्वेक्स है ना, यहां से प्लेनो यहां से कॉन्वेक्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है 20, तो इसकी रेडियस होगी 20 और इसकी रेडियस होगी एक्चुअली इनफाइनाइट क्योंकि प्लेनो है। अच्छा, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज 1.5, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल 1.5 है तो इट विल एक्ट एज कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स तो अपन को कुछ नहीं करना, इसमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला को अप्लाई करना और फोकल लेंथ निकाल लेनी। वो क्या कहता है, वो कहता है 1/f फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस विल बी इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम, इसमें वो रखा हुआ है, इंटू 1/r1 - 1/r2, ठीक है ना। अगर मैं इस तरफ से इंसिडेंट रे मान लूं, है ना, सिर्फ एक तरफ से माननी होती है इंसिडेंट रे, तो मुझे पता है कि ये वाला r पॉजिटिव आएगा और ये मेरी इंसिडेंट रे के लिए ये r नेगेटिव आएगा, है ना। देखो कॉनकेव की तरह एक्ट करेगा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो म्यू लेंस कितना है 1.5, बाहर का मीडियम नहीं गिवन है तो एयर, 1/r1 1/∞ होता है और यह जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/20, तो कुल मिला के आ जाएगा 1/2, 1.5 - 1.5 होता है 1/2 इंटू 1/20। तो यहां से मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 40 सेंटीमीटर। अब देखो पॉजिटिव आ गई फोकल लेंथ, मतलब कि ये जो लेंस बनेगा ये कॉन्वेक्स लेंस बनेगा। तो देखते हैं, एक्ट एज अ कॉन्वेक्स लेंस ओनली फॉर ऑब्जेक्ट दैट लाइट्स ऑन कर्व्ड सरफेस, एक्ट एज कॉन्वेक्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है कि देखो इसमें ये कभी मैटर नहीं करता कि किस साइड लाई करेगा, ये कि इसकी इंटरेस्टिंग बात है। तो आप चाहे इसको लेफ्ट में रखो ऑब्जेक्ट को या राइट में, ये दोनों में ही आंसर प्लस 40 सेंटीमीटर देगा। आप सॉल्व करके भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो जब इस तरफ से आएंगे तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/20 आ जाता है यहाँ पे, माइनस 1/∞। देखो ये 1/20 वो 1/40 में ही कन्वर्ट होता। तो कोई भी साइड पे ऐसा नहीं होता कि फोकल लेंथ निकाल रहे तो साइड के हिसाब से अलग अलग आएगी, नहीं, एक लेंस की फोकल लेंथ फिक्स होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखते हैं। और वो कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ कॉन्वेक्सो कॉन्वेक, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक का मतलब ये होता है बाहर से देखना होता है दोनों तरफ से। तो ये रहा कॉन्वेक्स और ये रहा कॉन्केव, है ना, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कन्वर्जन लेंसेज मेड ऑफ अ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ओके, द फोकल लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, मतलब कॉन्वेक्स एक्ट कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज डबल। तो हम मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है R2, R1 जो है वो मैग्नीट्यूड में डबल है R2 पे, ओके। देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर टू सरफेसेस। देखते हैं क्या अप्रोच बनती है। तो फिर से लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा देते हैं, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू 1/r1 - 1/r2। फोकल लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, म्यू लेंस कितना है आपका 1.5 -1। अब देखो रेडियस 1 जो है, अब यहाँ पे फिर वो इंसिडेंट रे वाला कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा, तो आपको साइन कन्वेंशन के साथ रखना है।
तो ये वाला सरफेस के लिए कॉन्वेक्स और ये सरफेस भी कॉन्वेक्स है। आप देखो दोनों के लिए जो इंसिडेंट रेस है वो कॉन्वेक्स की तरह ऐड कर रही है, तो मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, तो ये R1 आ जाएगा। R1 को हम चाहें तो 2R2 लिख सकते हैं, माइनस ये R2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/24 ये जाएगा 1.5 माइनस 1.5, 0.5 मतलब 1/2, ये आ जाएगा 1/R2 बाहर आ जाएगा, और ये माइनस 1/2 बच जाएगा, है ना। 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो R2 की वैल्यू जो आ रही है वो -6 सेंटीमीटर आ रही है, आनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि आप देखो R2 जो है इफेक्टिवली वो बाहर से जब देखा जाएगा तो नेगेटिव होगा, एक्चुअली वो नेगेटिव होगा। तो एक R2 6 आ रही है, तो हमें तो देखो इसलिए प्लस माइनस की बात नहीं कही गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि हमने किसको बड़ा बनाना है किसको छोटा वो भी उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ वैल्यूज बोली। तो हमें पता है जो R1 आएगा वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ R2, तो वो आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, है ना, वो आ जाएगा आपका 12। तो आंसर आपका जाएगा 6 और 12। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं हमारी वैल्यूज। दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं इनके, या इस तरफ से लेते हैं दोनों नेगेटिव आते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। 2R2 R2 बिल्कुल ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो 6 और 12 विल बी द मैग्नीट्यूड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An object, a convex lens of focal length 20 centimeter and a plane mirror are arranged and shown. Very interesting question. How far behind the mirror the second image is found? Very interesting. देखिए, तो पहले हम ये देखते हैं कि इस लेंस से इमेज एक्चुअली बनेगी कहाँ। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो है -12 सेंटीमीटर, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस है। फोकल लेंथ जो है हमारी +20 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, सॉरी इमेज डिस्टेंस जो आएगा वो आ जाएगा 1 फोकल लेंथ प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। LCM 60 आ जाएगा, 3 - 5 आ जाएगा। तो V की वैल्यू मुझे दिख रही है क्लियरली, -30 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब एक वर्चुअल इमेज बनने वाली है भाई। क्या बनने वाली है? वर्चुअल इमेज। मतलब कि होगा क्या, यहां पे तो ये मीट करेगी नहीं, है ना। तो आप देखेंगे यहां कहीं मीट कर रही होंगी, ठीक है ना, यहां कहीं एक वर्चुअल हमारी इमेज बन रही होगी, ठीक। तो अब ये वर्चुअल इमेज 30 सेंटीमीटर यहां बनी है, तो हाउ फार बिहाइंड द मिरर। तो हमें एक बात पक्का चल गई कि भाई अगर ये है, इस मिरर को ये ऑब्जेक्ट तो दिखेगा नहीं, क्योंकि लेंस फाइनली इसको इमेज प्रोजेक्ट करेगा। तो ये 30 सेंटीमीटर है, तो हमें ये समझ आ गया कि इसके पीछे कितनी दूर बनेगी इमेज। इमेज भी 30 सेंटीमीटर दूरी बनेगी। क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर क्या करता है, जितनी आगे उसका ऑब्जेक्ट उसे दिखता है उतनी पीछे वो इमेज बना देता है। तो एक्चुअली वो जो इमेज बनेगी वो 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी, क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, हाँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये कि बनाएगा ये रियल इमेज ही, है ना। 30 30 30, हाँ ठीक है, 30 बनाएगा। तो पहली जो इमेज बनाएगा ना, जो फर्स्ट इमेज ये बनाएगा फर्स्ट, वो तो रियली बनाएगा। लेकिन ये कौन सी इमेज, सेकंड, हाउ फार बिहाइंड द मिरर द सेकंड इमेज फॉर्म। तो ये पता सेकंड इमेज किसको कह रहे होंगे? ये तो फर्स्ट इमेज इसको बोल रहे होंगे जो लेंस ने बनाई, और सेकंड इमेज इसको बोल रहे होंगे जो मिरर बनाएगा। लेकिन मिरर जो बनाएगा याद रखिएगा वो एक रियल इमेज होगी। अब ये आपने बोला सर रियल इमेज होगी, ऐसा कैसे हो सकता है, मिरर रियल इमेज बनाएगा? जी हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल है मिरर के लिए। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। देखो आप, ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली में तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ तो एक इमेज है जो कि वर्चुअल है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की याद रखिएगा प्लेन मिरर रियल इमेज बनाता है, रियल ऑब्जेक्ट की याद रखिएगा वर्चुअल इमेज बनाता है। चलिए, let us move to the next question. A student measures focal length of a convex lens by putting object pin at the distance u from the lens, measuring the distance v from the pin. The graph of u versus v. देखो बड़ा सिंपल है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां से आप 1/v की वैल्यू निकाल लीजिए।
और v की वैल्यू निकाल दीजिए एफ यू अपॉन यू प्लस एफ। तो क्लियर सी बात है, इसको देखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि भैया जब u को इन्फिनिटी रख रहे हैं, u को जब जीरो रख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो v जीरो आ रहा है, सही बात है। नहीं, u को जीरो रखने पे v जीरो, एक्चुअली u को जीरो, u इक्वल टू जीरो एक कोई रियलिस्टिक पॉइंट नहीं होता। तो हमें ये समझ आ रहा है लेकिन बहुत क्लियरली कि अगर मैं u को बढ़ा रहा हूं तो v कम हो रहा है, और अगर मैं u को कम कर रहा हूं तो v बढ़ रहा है ना। और u हमारा जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन हम अगर ले लें उसको, ठीक है। तो एक मिनट पहले देख लेते हैं इसमें साइन कन्वेंशन लगाना है। तो देखो ये तो क्लियर है कि इनका स्ट्रेट ग्राफ नहीं होगा। अब या तो ग्राफ ये आएगा या तो ग्राफ ये आएगा, है ना। वैसे हम इसके स्लोप निकाल के चेक कर सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। लेकिन आप याद रखिएगा जब भी इस तरह का ग्राफ बने आपका, ठीक है ना, जब भी इस तरह का ग्राफ बने तो वो हमेशा एक कह लो एक लीनियरली डिक्रीज, मतलब सॉरी, एक कर्वीलीनियर डिक्रीजिंग कर्व बनता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो u होगा। ऑल्दो हम u को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो u पॉजिटिव के लिए v, देखो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपका, हाँ, u पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हमारा a ऑप्शन होगा। एक मिनट, साइन कन्वेंशन हमने देखा क्या, ओके, फ्रॉम द लेंस, ओके। तो देखो ये बिल्कुल साइन कन्वेंशन के साथ सही होगा कि अगर u को नेगेटिव लेंगे तो v पॉजिटिव आएगा। नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ के कम रेंज में अगर u हम लेते हैं, फोकल लेंथ से कम में ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो वर्चुअल बन जाता है, तो वो तो v भी नेगेटिव हो जाता है। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ये समझ आ गया हमें? नहीं तो ये तो ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। इसका मतलब अब यही ऑप्शन ठीक होगा, इसका मतलब यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो अगर साइन कंसिडर नहीं किया जा रहा है तो राइट ऑप्शन यही बनेगा आपका, ठीक है ना। बहुत इजी होता है इस ग्राफ को रिड्यूस करना। मैं इसकी स्लोप वगैरह में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस आप याद रखिए कि जब भी लेंस का ग्राफ बनाना होगा तो कुछ इस तरीके से वो ग्राफ बनेगा। Focal length of a convex lens of refractive index 1.5 is 2 cm. Focal length of lens when immersed in a liquid of refractiveness 1.5 will be। तो देखो किसी भी लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अगर इसी को मैंने वैक्यूम में निकाला, इसी को फोकल लेंथ को, है ना, या ये जैसे जब कुछ ना बोला जाए तो वैक्यूम में दिया जा रहा है, तो वैक्यूम में निकालूंगा तो हो जाएगा म्यू लेंस 1.5 अपॉन 1 माइनस 1। रेडियस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसे ही रखते हैं। अब जब इसको मीडियम में निकालेंगे तो हो जाएगा 1.5 तो लेंस का है, 1.25 मीडियम का है, और रेडियस में तो कोई चेंज नहीं आएगा भाई, क्योंकि रेडियस मीडियम मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इसको आप क्या करें, डिवाइड कर दें, तो आपका ऐसा आ जाएगा। देखो ये सॉल्व करके फोकल लेंथ इन मीडियम अपॉन फोकल लेंथ इन वैक्यूम जो है वो हो जाएगा 0.5 अपॉन 0.25 अपॉन 1.25, है ना। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 1.25 इंटू 0.5 अपॉन 0.25। अगर मैं देखूं तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.5, है ना। तो फोकल लेंथ इन मीडियम जो है वो आ जाएगी वैक्यूम में फोकल लेंथ इंटू 2.5, मतलब कि 5 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। सो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट से हमें फोकल लेंथ मिल गई विच इज 5 सेंटीमीटर। चलिए, एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज कट इनटू 2 हाफ्स। पहला हाफ ये है x डैश x, x डैश o x and y dash y, ठीक है, as shown। let the f b and f double dash be the focal and complete length of each half case respectively। अच्छा, focal length of complete length of each half case, each half in case 1 and each half case। तो बड़ा सिंपल है। देखिए जब भी आप लेंस को ऐसे कट करते हैं along its length, ठीक है ना, तो अगर इसकी पहले फोकल लेंथ f थी, ठीक है, तो ये f डबल डैश और f डबल डैश है, तो बेसिक सी चीज याद रखनी है कि इनिशियल फोकल लेंथ का डबल हो जाएगा। और अगर आप लेंस को ऐसे कट करते हैं, इसकी फोकल लेंथ f है,
तो ये आपका एफ डैश बोला गया है इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये आपकी चेंज नहीं होती, ये सेम रहती है। तो कुल मिला के हमारी जो पहली फोकल लेंथ है वो चेंज नहीं होगी और दूसरी डबल हो जाएगी, पहली चेंज नहीं होगी दूसरी डबल हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए, हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस चेंजेस इफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट रेड लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वायलेट। देखिए, तो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। कैसे? इस तरीके से, ठीक है। अब हमें पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है किसी भी लेंस की, वो उसके पास होने वाली लाइट पे भी डिपेंड करती है, उसकी लैम्डा पे। तो हमें ये पता है कि भाई लैम्डा ऑफ रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ वायलेट, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट। मतलब कि जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। तो फोकल लेंथ ऑफ रेड लाइट विथ रेड लाइट विल बी लेस ग्रेटर देन फोकल लेंथ विथ वायलेट लाइट। तो फोकल लेंथ में ये रिलेशन बनेगा। तो फोकल लेंथ इज इंक्रीज व्हेन रेड लाइट इज यूज्ड, डेफिनेटली, ठीक है ना। फोकल लेंथ कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। An object approaches a convergent lane from length with a uniform speed of this much, stops at focus, the image moves away. Okay, तो बड़ा सिंपल है। अगर हम लेंस फॉर्मूला देखें तो बहुत क्लियरली हमें पता है हमें क्या निकालना है, इमेज का वेलोसिटी निकालना है। तो बहुत सिंपल होती है इमेज की वेलोसिटी। आप डिफरेंशिएट कर दीजिए इस पूरी इक्वेशन को, तो ये जाएगा -1/v² इंटू, है ना, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेट्स से हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। भाई फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी, ये तो जीरो हो गया। तो अब 1/v का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, -1/v² इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ना करके टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी में कन्वर्ट करना है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले तो उसको टाइम मान के कर देंगे। तो 1/v का क्या होता है, -1/v², और फिर से इस v का करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, चेन रूल, और इज इक्वल टू, इसको राइट में ले जाओ, ये तो जीरो हो गया, या भी इसको लेफ्ट में रहने दो, यह जाएगा फिर से -1/u² इंटू du/dt, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में चेन रूल लगेगा और फोकल लेंथ तो आपकी कांस्टेंट रहती है। तो आपकी dv/dt की जो वैल्यू है, इमेज की जो वेलोसिटी है उसकी जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1/v² है तो ये हो गया प्लस, और इधर जाके -1/u² इंटू इमेज की वेलोसिटी, तो हमारी, सॉरी, इंटू ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। तो इमेज की वेलोसिटी आ गई, यहाँ पे माइनस था, माइनस से माइनस कट गया, v²/u² इंटू इमेज की वेलोसिटी, ये आ गई। अब हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, हमें इमेज डिस्टेंस पता है। अच्छा, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। होता क्या है, जब यहां पे ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बन जाती है। तो अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ना। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो हमें एक चीज पक्की पता चल रही है, एक चीज पक्की पता चल रही है कि जैसे जैसे ये कम होता है, जैसे जैसे ये पास आता है ना, वैसे वैसे v बढ़ता है। कन्वर्जेंट लेंस के लिए क्या होता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है जो इमेज है वो बढ़ती चली जाती है। ध्यान से समझना, इसका मतलब ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू पूरी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू बढ़ रही है और ये कांस्टेंट भी है तो ये वैल्यू बढ़ेगी, मतलब इमेज की जो वेलोसिटी उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ये देखो आपको कितना इजीली डिड्यूस हो गया कि अगर ये कम हो रहा है और ये बढ़ रहा है तो ये पूरा बढ़ेगा, और ये तो कांस्टेंट ही है 5, तो ये कांस्टेंट ये बढ़ रहा है तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रहेगी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक्सेलरेटिंग है। तो आएगा पहले तो द इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द लेंस विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, अब क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो हम v और u की वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं। कैसे? देखो, तो मुझे पता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। इसमें v का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। तो v/u की वैल्यू आ गई 1 माइनस v/f। ध्यान से देखना, या फिर हाँ,
एफ माइनस वी अपॉन एफ, ये आ गई। तो मैं इसको चाहूं तो इससे भी रिप्लेस कर सकता हूं, एफ माइनस वी अपॉन एफ के होल स्क्वायर से। अच्छा, तो मुझे बस ये देखना है अब कि इसमें जो v है वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है क्या। देखो तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, क्यों? क्योंकि v कितना भी यूनिफॉर्मली बढ़े उसका स्क्वायर है यहाँ पे, है ना। स्क्वायर है मतलब ये चीज लीनियर तो बढ़ेगी नहीं। जैसे मान लो ये 4 हो गया, फिर ये 5 हुआ, तो 4 5, तो 4 मान लो और ये 10 है, तो 10 माइनस 4 6 है, 10 माइनस 5 5 है। तो सोचो उसका जो स्क्वायर है वो उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रहा है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है ये नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। क्योंकि ये वैल्यू नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी तो जो पूरा एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा। तो पहले तो मूव अवे होगा। ये सब कब तक होगा? जब तक फोकस पे नहीं आ जाती। फोकस के बाद तो चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि फोकस पे एकदम से इमेज इन्फिनिटी बन जाती है, वर्चुअल बनने लगती है। वर्चुअल की बात नहीं कर रहा, ये इन्फिनिटी से फोकस तक के आने की बात चल रही है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा, मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए, two lenses of focal length 20 cm and minus 40 cm are held in contact if the object lies at infinity, image formed by the lenses। तो दो लेंस है हमारे पास, क्लियरली एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव पता चल रहा है। तो हम सबसे पहले इनका एक लेंस बना लेते हैं, है ना। जो भी लेंस बनेगा इनका एक लेंस बना लेते हैं, उसकी फोकल लेंथ f है। तो जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आता है, दो लेंस की जगह एक लेंस बनाते हैं, वो आता है कुछ इस तरीके से। तो ये आ गया 1/20। अभी पता चल जाएगा कि ये कॉन्वेक्स बनेगा या कॉनकेव, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यह 40 2 माइनस 1, तो यहां से f की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस ही बन रहा है, पॉजिटिव आ गई। तो अब इस कॉन्वेक्स लेंस का बिहेवियर इन दोनों लेंस के इक्वल होगा। मतलब कि अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इन्फिनिटी रख दूं और फोकल लेंथ को 40 रख दूं, तो मेरा v कितना आ रहा है? देखो जरा, मेरा 1/v माइनस 1/infinity इज इक्वल टू 1/40। तो v की वैल्यू मेरी आ रही है 40 सेंटीमीटर। मतलब मेरा जो इमेज है वो फोकस पे ही बन जाएगा, और फोकस कहाँ है? नेट हमारा 40 सेंटीमीटर पे है। तो आंसर विल बी 40 सेंटीमीटर। चलिए, द पावर इन डायोप्टर फॉर एन इक्विकॉन्वेक्स लेंस विथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इज। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 फोकल लेंथ इन मीटर। तो पहले हम फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, वो आता है म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इक्वी कॉन्वेक्स है मतलब कि दोनों तरफ की फोकल लेंथ 10 है ना। इधर की भी 10 है रेडियस और इधर की भी 10 है रेडियस। अच्छा, हम इंसिडेंट रे इधर से मान रहे हैं, तो हमारा देखो R1 पॉजिटिव आ रहा है, R2 नेगेटिव, है ना। R1 पॉजिटिव R2 नेगेटिव, तो म्यू लेंस है 1.6, मीडियम नहीं दिया तो 1 इंटू 1 पहला पॉजिटिव माइनस दूसरा नेगेटिव। देख लो आप, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो ये आ गया 0.6 इंटू 2/10 विच इज फोकल लेंथ की वैल्यू। अच्छा, अब आप ना इसी को चेंज कर लो, इसको मीटर में कर लो। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में कर लो, 10 की पावर माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 इंटू 100/10 120। एक मिनट, ये सेंटीमीटर में था। अच्छा, ये अगर सेंटीमीटर में है तो फोकल लेंथ जो आ रही है वो आ रही है 10/1.2, यही तो आ रही है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए ये करना होगा। तो फोकल लेंथ आ रही है 1.2 इन मीटर, तो पावर आ जाएगी 1 फोकल लेंथ रख दो, तो 1/1.2, तो ये आ रहा है 1.2 डायोप्टर, है ना। इसको आप 1/f की वैल्यू 1.2 आ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.2 डायोप्टर। देखिए, बहुत सिंपल फॉर्मूला है पावर का, बहुत इजी फॉर्मूला है, लेकिन उसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर दिया गया है। चलिए, द स्काई वुड अपीयर रेड इंस्टेड ऑफ ब्लू इफ। कब स्काई रेड अपीयर करेगी? तो एटमॉस्फेयर पार्टिकल स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट, एटमॉस्फेयर पार्टिकल स्कैटर और कलर इक्वली,
एटमॉस्फेयर पार्टिकल स्कैटर रेड लाइट मोर देन ब्लू लाइट, नहीं। देखो जो भी कलर आपको ज्यादा दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो आपको ज्यादा स्कैटरिंग मिल रही है ना। तो अगर इस जो आपका एटमॉस्फेयर है वो रेड लाइट को ज्यादा स्कैटर करता डेफिनेटली, तो आपकी कलर रेड दिखती, स्काई रेड दिखती। लेकिन एक्चुअली जो स्कैटरिंग होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर होती है। रेले से स्कैटरिंग से इसे हम सिग्निफाई करते हैं। और क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो ब्लू से ज़्यादा होती है, इसलिए रेड जो है वो बहुत कम स्कैटर होता है। कम स्कैटर होता है इसलिए डेंजर के कलर का यूज होता है ना। लेकिन फिर भी आप मान सकते हैं कि स्काई रेड तभी दिखेगी जब रेड कलर ज़्यादा स्कैटर होगा। चलिए, a setting sun appears to be at an altitude higher than it really is, this is because, तो देखो जब भी क्या होता है, जब भी आप सन को सेटिंग या राइजिंग के सिचुएशन में देखते हैं तो होता कुछ यूं है कि वो एक्चुअली यहां जाता है, ठीक है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट है, जैसे यहां पे एटमॉस्फेयर है तो रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट है वो आप तक पहुंच जाती है, तो आपको वो यहां कहीं दिखता है, एक्चुअली में हायर दिखता है एक्चुअल पोजीशन से। तो दिस हैपेंस ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के कारण नहीं होता, रिफ्लेक्शन के कारण नहीं होता, डिस्पर्शन के कारण नहीं होता। क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसे कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है? क्यों हो रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही हैं, तो उनकी जो डेंसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, और उस डेंसिटी के चेंज होने के कारण आपको एक फ्लक्चुएशन दिखता है जो कि रिफ्रैक्शन के फॉर्म में विजिबल होता है। चलिए, फॉर रिलैक्स्ड आई द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में दो आपको पता है लेंसेस होते हैं, है ना। एक आपका बड़ा लेंस होता है जो आईपीस होता है, और एक आपका ऑब्जेक्टिव होता है जो छोटा लेंस होता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आपका आईपीस हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, इसका फोकल लेंथ f0 है और इसका फोकल लेंथ fe है। बेसिकली जो टोटल मैग्निफिकेशन आता है माइक्रोस्कोप का वो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस होता है ना। और रिलैक्स्ड स्टेट में आपकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनती है। तो देखो, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव तो ये हो गया v0 अपॉन u0, और आईपीस का जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा v अपॉन u माइनस वी, सॉरी प्लस v अपॉन u। और आपको पता है कि रिलैक्स स्टेट में इमेज इन्फिनिटी बनती है, मतलब ऑब्जेक्ट कहां होता है? फोकल लेंथ पे, है ना। और इमेज दिखती कहां पे है? डी पे। बनती तो इन्फिनिटी पे, लेकिन दिखेगी कहां पे आपको? लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा v0 अपॉन u0 इंटू डी अपॉन fe, है ना, इंटू डी अपॉन fe। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज ए ऑप्शन, ठीक है। हाउ डज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप चेंज ऑन इंक्रीजिंग द लीनियर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव? अगर डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बढ़ा देंगे तो ज्यादा लाइट अंदर आएगी, ज्यादा लाइट अंदर आएगी तो ज्यादा रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं पावर, और इस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पावर पे नहीं फर्क पड़ेगा। अच्छा एक मिनट, पावर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज, पावर पे तो फर्क नहीं पड़ता, पावर डज नॉट डिपेंड ऑन दैट। रिजोल्यूशन पे बात होती तो हम उस पर जरूर डिस्कस करते। पावर डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता, पावर जो है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। और जरूरी नहीं है कि डायमीटर बढ़ने से फोकल लेंथ बढ़ रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। एक सेम लेंस से आप छोटे लेंस को भी कट कर सकते हैं, बड़े लेंस को भी। डायमीटर ये वाली चीज है, इससे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क पड़े ये पॉसिबिलिटी हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। An astronomical telescope has a large aperture। बड़ा अपर्चर क्यों होता है? मैंने अभी बताया बड़ा अपर्चर क्यों होता है। स्पैन ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, लो डिस्पर्शन नहीं, रिड्यूस स्फेरिकल एब्रीवेशन नहीं, हाई रेजोल्यूशन रखने के लिए ऐसा होता है। ज्यादा रेजोल्यूशन आपको रखना होता है, क्रिस्प चीजें देखनी होती हैं, दो ऑब्जेक्ट्स को बिल्कुल डिस्टिंक्टली देखना होता है, इसलिए आप उसके अपर्चर को लार्ज रखते हैं कि ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन अंदर आए तो बेटर इमेज बने। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड then the magnifying power of microscope will increase। okay, तो देखो जो टेलीस्कोप होता है उसकी मैग्नीफाइंग पावर तो आपको पता है माइनस f0 अपॉन fe होती है। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर इसकी तो बढ़ेगी, है ना, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब अगर हम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप वो देखें,
अभी माइक्रोस्कोप देखे तो हमने अभी देखा था वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फॉर्मूला है ना। अब वी नॉट अपॉन यू नॉट को अगर हम रिप्लेस करना चाहें तो हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एफ, या फिर वी नॉट अपॉन यू नॉट को हम लिख सकते हैं 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ। अगर हम एफ ऑफ ओ बढ़ाते हैं तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी, मतलब कि ये भी बढ़ेगा। तो माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप विल इंक्रीज। देखो क्या किया मैंने वी नॉट अपॉन यू नॉट को इससे रिप्लेस कर लिया। तो अगर मैं वी नॉट अपॉन यू नॉट को इससे रिप्लेस कर दूं 1 माइनस वी नॉट अपॉन एफ नॉट से, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़ेगा। ये टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर था और ये आपका माइक्रोस्कोप का। ठीक है, देखिए 4 lenses of focal length plus 15 सेंटीमीटर एंड प्लस 150 सेंटीमीटर अवेलेबल फॉर मेकिंग अ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में आपको बेसिक सी चीज याद रखनी है कि टेलीस्कोप में भाई जो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़ा होता है आईपीस से, बस इतना याद रखना है। तो अब और दोनों कॉन्वेक्स होते हैं तो प्लस में होंगे, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो सकता है हमारा 150 सेंटीमीटर वाला और आईपीस हो सकता है हमारा 15 सेंटीमीटर वाला। तो द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस शुड बी, तो 15 सेंटीमीटर शुड बी द आईपीस। माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है, माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है वो छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है। यहाँ पे आईपीस छोटा होता है और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 फिनिश होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। सीरीज को फॉलो करते रहिए और कमेंट में बताइएगा आपको सीरीज कैसी लग रही है।